विजयगढ़ का राजमहल। एक कमरे में एक औरत जिसकी उम्र 21 साल के आसपास की होगी, वह खड़ी हुई आंसू बहा रही थी और उसके सामने खड़े थे विजयगढ़ के राजा, जो कोई और नहीं उस औरत के पति थे। वह औरत रोते रोते बोली, महाराज, ऐसा न कहिए। आप मुझे त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? सूर्य, मेरी बात तो सुनिए। यह सुनते ही सूर्यकांत गुस्से में बोला, चंद्रप्रभा, अपने मुंह से मेरा नाम लेने का हक तुम खो चुकी हो। मैं तुम्हें अब भी इसी समय त्यागता हूं। तुम अपने पिता के घर वापस जा सकती हो। यह सुनते ही चंद्रप्रभा के आंसू और ज्यादा बहने लगे। उस कमरे में कुछ दीपों की रोशनी थी और उस रोशनी में वह अपने पति को देख रही थी। उसे वह पल याद आ रहा था जब उसका पति उसे सम्मान के साथ राजमहल में लेकर आया था और आज उसे रात के अंधेरे में त्याग रहा है। चंद्रप्रभा घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आपने मुझे त्याग दिया, लेकिन कम से कम मुझे मेरी गलती तो बताइए। मैंने ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे त्याग दिया? मैं इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती। या तो आप मुझे त्यागने का कारण बताइए या फिर मैं आपके सामने खुद को समाप्त कर लूंगी। यह सुनते ही सूर्यकांत 2 कदम पीछे हटा और बोला, चंद्रप्रभा, तुम खुद को खत्म करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूं और मैं तुम्हें कारण बताकर अपने प्रेम को अपमानित नहीं करना चाहता। कहते हुए सूर्यकांत ने अपनी गर्दन दूसरी ओर कर ली। चंद्रप्रभा आंखों में आंसू ली, बस घुटनों के बल बैठी रही। सूर्यकांत कुछ कदम चलकर झरोखे के पास गया और बोला, चंद्रप्रभा, अगर तुमने किसी भी क्षण मुझे अपना पति माना हो, किसी भी क्षण मुझे प्रेम किया हो, किसी भी क्षण मुझमें तुमने अपनी दुनिया देखी हो, तो तुम्हें उस क्षण की सौगंध है। मुझसे बिना किसी सवाल के यहां से चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी शादी विजयगढ़ के महाराज सूर्यकांत से हुई थी। ये सुनकर तो चंद्रप्रभा और ज्यादा रोने लगी, लेकिन महाराज उसे सौगंध दे चुके थे। अब वह चाहकर भी सूर्यकांत से कुछ नहीं पूछ सकती थी। चंद्रप्रभा रोते और धीमे कदमों से पलटकर जाने लगी। सूर्यकांत एक बार फिर बोला, चली जाओ चंद्रप्रभा, और पलटकर विजयगढ़ की ओर मत देखना। चंद्रप्रभा कुछ नहीं बोली। उसकी तो दुनिया लुट गई थी। अभी उसे महाराज से शादी किए हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था और महाराज ने उसका त्याग कर दिया। चंद्रप्रभा महल से निकलकर रात के अंधेरों में जंगल की ओर चली गई। वह बस चलती जा रही थी। न उसे किसी जंगली जानवर का डर था, न ही लुटेरों का। उसके कानों में तो बार बार सूर्यकांत की कही हुई बात गूंज रही थी, चली जाओ चंद्रप्रभा, चली जाओ चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा चलते चलते रात के अंधेरे में एक नदी के पास पहुंच गई। वह उस नदी को देख रही थी। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मृत्यु को गले लगाने के अलावा उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। क्या सोचकर वह अपने पिता के घर जाती। जब उसके पिता उससे पूछते कि चंद्रप्रभा, तुम वापस घर क्यों आई हो, क्या जवाब देती वह अपने पिता को? क्या कहती वह अपने पिता से कि उसके पति ने उसे त्याग दिया? चंद्रप्रभा वापस नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए वह नदी की ओर देख रही थी और देखते ही देखते वह नदी के अंदर चली गई। चंद्रप्रभा खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, क्योंकि उसका वजूद उसके पति सूर्यकांत से ही जुड़ा हुआ था। चंद्रप्रभा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वह पानी में आगे बढ़ना चाहती थी, तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। चंद्रप्रभा ने पलटकर देखा तो एक आदमी चंद्रप्रभा के सामने खड़ा था। उसने शिकारी के कपड़े पहने हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई शिकारी ही है। चंद्रप्रभा उस आदमी को देखकर बोली, छोड़ो हाथ। तुमने किस हक से राजकुमारी चंद्रप्रभा को हाथ लगाया है? तुम जानते नहीं हो हम किसकी धर्मपत्नी हैं। शिकारी बोला, मैं क्षमा का प्रार्थी हूं महारानी। मैं जानता हूं आप विजयगढ़ की महारानी हैं, लेकिन इस वक्त आप आत्महत्या करने जा रही हैं और आत्महत्या करना पाप है। चंद्रप्रभा ने अगले ही पल शिकारी को चुनौती देते हुए कहा, हमसे दूर हटो, आखेट अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम मजबूर हैं, कमजोर नहीं। शिकारी ने अगले ही पल हाथ जोड़कर कहा, महारानी, मेरा इरादा आपके साथ कुछ गलत करने का नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि आप पानी से बाहर निकलिए। आत्महत्या पाप है
और आप ये पाप नहीं कर सकती। चंद्रप्रभा बोली, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। आखेट ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा महारानी, लेकिन अभी आपको यहाँ से निकलना होगा। अगर आप स्वयं चलेंगी तो मैं आपका सम्मान करूंगा, अन्यथा मुझे बलपूर्वक आपको पानी से बाहर निकालना होगा। कहते हुए शिकारी की आंखों में गुस्सा था। चंद्रप्रभा कुछ कहती उससे पहले ही शिकारी ने चंद्रप्रभा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर किनारे तक ले आया। चंद्रप्रभा ने अगले ही पल आखेट की तलवार निकालकर उसे चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चंद्रप्रभा के साथ बलपूर्वक मनमानी करो। आखेट ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आप पाप करने जा रही थीं और मैंने आपको पाप करते हुए रोका है। चंद्रप्रभा गुस्से में आखेट को देख रही थी और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वह तलवार के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आखेट जल्दी से आगे आया और चंद्रप्रभा के गालों पर हाथ लगाकर बोला, महारानी, महारानी, महारानी। उसने दूसरी तरफ देखा जहां बहुत सारे शिकारी खड़े हुए थे। उसने शिकारियों को आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी से यहाँ आओ, महारानी बेहोश हो गई है। अगली सुबह चंद्रप्रभा की जब आंख खुली तो वह एक कुटिया में मौजूद थी। चंद्रप्रभा के सिर में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस वक्त कहाँ है। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे कल रात की बात याद आई जब महाराज ने उसे त्याग दिया था और वह मृत्यु को गले लगाने के लिए नदी तक पहुंच गई थी। अगले ही पल उसे वह पल भी याद आ गया जब आखेट ने उसे जबरदस्ती पानी से बाहर निकाला था। चंद्रप्रभा एकदम से उठ गई। उसके सामने कुछ औरतें बैठी थीं। उन्होंने चंद्रप्रभा को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बाहर भागी और थोड़ी देर में वह आखेट अंदर आया। चंद्रप्रभा को देखकर आखेट की आंखें हैरानी से फैल गईं। चंद्रप्रभा के हाथ में एक भाला था जो आखेट को चुनौती दे रहा था। आखेट ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आप बेहोश हो गई थी। मैं आपको अपने कबीले में लेकर आ गया हूँ। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं तो जा सकती हैं। मैं आपको महल भेजने का इंतजाम कर देता हूँ। यह सुनकर चंद्रप्रभा की आंखों में पानी आ गया। उसने नहीं में गर्दन हिलाई और अगले ही पल भाले को जमीन पर रख दिया। वह बैठकर रोने लगी। आखेट को समझ नहीं आया वह चंद्रप्रभा को कैसे समझाए और तभी एक बुढ़िया कमरे में आई और चंद्रप्रभा के पास बैठती हुई बोली, बेटा, ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए। चंद्रप्रभा ने हैरानी से उस बुढ़िया को देखा तो बुढ़िया ने कहा, तुम गर्भवती हो चंद्रप्रभा। ये सुनकर चंद्रप्रभा हैरानी से बुढ़िया को देखने लगी। वह बोली, क्या कह रही हैं अम्मा? सही सही बताइए, क्या मैं सच में गर्भवती हूँ? बुढ़िया ने कहा, हाँ महारानी, आप गर्भवती हैं। अब तो मैं महाराज से मुंह मांगी कीमत लूंगी। ये सुनकर तो चंद्रप्रभा और ज्यादा रोने लगी। आखेट दूर खड़ा हुआ चंद्रप्रभा को देख रहा था। अगले ही पल वह बोला, महारानी, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए। अगर मुझसे हुआ तो मैं निवारण कर दूंगा। आखिर आप हमारे राज्य की महारानी हैं। चंद्रप्रभा ने नहीं में गर्दन हिलाई और बोली, तुम मेरी समस्या दूर नहीं कर सकते आखेट। आखेट ने कहा, महारानी, आप समस्या बताइए तो सही। चंद्रप्रभा ने नम आंखों से आखेट को देखा और रोते हुए बोली, महाराज ने मुझे त्याग दिया। यह सुनकर आखेट और बुढ़िया दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह बुढ़िया बाहर की तरफ जाने लगी तो आखेट ने उसे रोकते हुए कहा, अम्मा, बाहर जाकर किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे कबीले में महारानी आई हुई है। आप किसी को यह जाकर मत कहिए कि जिस औरत को मैं कल रात लेकर आया था वह विजयगढ़ की महारानी है। सबसे यही कहिए कि वह एक मुसाफिर है और रास्ता भटक गई है। उस बुढ़िया ने हाँ में गर्दन हिलाई बाहर जाने लगी तो आखेट ने फिर कहा, ये मैं नहीं कह रहा, गरुड़ कबीले का सरदार कह रहा है। बुढ़िया ने हान में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। आखेट की नजरें चंद्रप्रभा पर ही टिकी हुई थीं। वह बोला, आप कल आत्महत्या करने जा रही थीं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आत्महत्या करने का ख्याल छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि महाराज ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके अंदर एक जीव पनप रहा है। अपने लिए न सही, उस जीव के लिए
खुद को मजबूत कीजिए। किसी के त्यागने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। आपको जीना होगा, अपने बेटे के लिए जीना होगा। अगर आप सही हैं तो नियति आपका साथ देगी, और अगर आप गलत हैं तो नियति आपको दंड अवश्य देगी। अभी आप पर है महारानी कि आप नियति से दंड लेना चाहती हैं या उसका साथ चाहती हैं। चंद्रप्रभा हैरानी से आखेट को देख रही थी। उसने तो सुना था कि शिकारियों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके सामने जो खड़ा था उसे हर प्रकार का ज्ञान था। आखेट ने चंद्रप्रभा के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भेजता हूं। इतना कहकर आखेट उस कमरे से चला गया। चंद्रप्रभा ने अपने आंसू पोंछे। उसे भी अब समझ आ गया था कि उसे अपने लिए न सही, अपने वंश के लिए जीना होगा। सही तो कहा था आखेट ने, किसी के त्याग देने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। चंद्रप्रभा बाहर आई तो उसने देखा वह एक कबीले में मौजूद थी जो विजयगढ़ से बहुत दूरी पर था, लेकिन कबीला विजयगढ़ की सीमा में ही आता था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यकांत पूरी रात नहीं सोया था। अपने ही कक्ष में बैठा हुआ मदिरा पान कर रहा था, और तभी एक बहुत सुंदर दासी सूर्यकांत के कमरे में आई। सूर्यकांत ने हल्का सा पलटकर उस दासी को देखा और अगले ही पल चिल्लाते हुए बोला, जैसे आई हो वैसे चली जाओ। दासी डर गई। उसे लगा वह सूर्यकांत के एकांत को खत्म कर देगी, लेकिन सूर्यकांत ने दासी को अपने आस पास भी भटकने नहीं दिया। दासी डरकर कक्ष से बाहर आई तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। दासी ने उस औरत के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी कलावती, महाराज मुझे अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे। कहते हुए दासी कांप रही थी। कलावती ने दासी की बाजू पकड़कर कहा, मैंने इतनी मुश्किल से भाभी को राजमहल से निकलवाया है और अब तुम इतना सा काम नहीं कर सकती? तुम मेरी विश्वास पात्र दासी हो, तुम्हें यह करना ही होगा। अभी जाओ भैया के पास, अभी पूरे तरीके से अकेले हैं। तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें अपना बनाना है, समझ गई? इतना कहकर कलावती ने दासी को फिर से सूर्यकांत के कमरे की ओर धकेल दिया। सूर्यकांत ने जब दासी को देखा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया। वह खड़ा हुआ, उसने दीवार पर टंगी हुई तलवार निकाली और अगले ही पल दासी का सर धड़ से अलग कर दिया। यह नजारा कलावती कक्ष के बाहर खड़ी हुई देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दासी मर चुकी थी। सूर्यकांत के गुस्से का दासी शिकार बन गई थी। वहीं कलावती दबे पांव चुपचाप वहां से चली गई और सीधा अपने कक्ष में आई। कलावती बहुत हैरान थी और तभी उसके कक्ष में एक आदमी आया। कलावती ने उस आदमी को देखा तो वह आदमी मुस्कुराकर कलावती के नजदीक आ गया। उसने कलावती की बाजू पर हाथ लगाकर उसे अपनी ओर खींचा तो कलावती ने उस आदमी के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, सेनापति सिकंदर, हमसे दूर हटिए। हम इस वक्त हंसी टिठोली नहीं करना चाहते।